हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 3 पे हम जब आ रहे हैं तो चैप्टर 3 का सर हमारा टॉपिक नंबर 1 हो गया। देखो यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 ये है हमारा। हमने कहीं पे भी टॉपिक नंबर 1 को टॉपिक नंबर 1 नहीं लिखा हुआ है पूरी बुक में, लेकिन टॉपिक नंबर 2 ये रहा आपका। सर टॉपिक नंबर 2 है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल। सर अब ये टॉपिक क्यों है, पहले अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, इसके बाद ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हद तक इजी हो जाने वाला है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और चैप्टर नंबर 3 आपको सबसे इजी लगने वाला है बाद में, इट्स प्रॉमिस। चलिए सर अगर हम बात करें नाउ डेज, सर अगर हम बात करें सर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में, तो सर इंफॉर्मेशन सिस्टम आज किस बिजनेस में नहीं है? सर लगभग हर टाइप के बिजनेस पे इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ हो रहा है। सर कैसे? चलो सर अगर आप बिजनेस लें तो बिजनेस के जितने भी डिफरेंट सेक्टर होते हैं, एज लाइक आईटी सेक्टर एक आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, इसमें तो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम लगता है। अगर आप देखें ऑटोमोबाइल वाली, तो सर ऑटोमोबाइल्स में भी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी और इनके सर्विसिंग में भी, जहाँ केबल लगा के चेक किया जाता है कि इंजन के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, ऑटोमोबाइल्स आ गए सर। इसके अलावा सर किसी भी प्रोडक्शन में 98% जगह प्रोडक्शन में आज के डेट में ऑटोमेटेड हो रहा है कि प्रोडक्शन मशीन को कमांड दे दीजिए और प्रोडक्शन होता रहता है। या तो फिर सर अगर आप सेल्स को देखें तो सर सेल्स भी ऑटोमेटिक कई जगह चल रही हैं। फ्लिपकार्ट पे जो उनका सेल्स टारगेटिंग है वो ऑटोमेटिक सेल्स सिक्योर कैसे कर रहा है, वो उनका पूरा ऑपरेशन आईटी के थ्रू, इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू चल रहा है। सर अगर आप और आगे बढ़े सर, एडवर्टीजमेंट देखिए सर, एडवर्टीजमेंट क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप एडवर्टाइजिंग नहीं करा रहे हैं, मेल्स आती हैं सर आपको, जो आप गूगल वगैरह पे भी जब भी आप ओपन करते हो, सर्फिंग कर रहे होते हो, तो आपको आपने जो सर्च किया था, वेब 3.2 हमने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 4 में, उसके अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट का काम भी कर रहे हो। सर इतना आईटी यूज होने के कारण सर इसके पार्ट्स, आईटी रिलेटेड पार्ट्स, हार्डवेयर्स बन रहे सर, सेमीकंडक्टर, ये सब क्यों बन पा रहे हैं सर? ये जितनी भी इंडस्ट्रीज चलती आ रही हैं, मेडिसिन्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आईटी का यूज़, लगभग हर फील्ड में सर इंफॉर्मेशन सिस्टम का आज की डेट में यूज़ हो रहा है। यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताओ सर? हाँ यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से सर अगर हम बात करें, इसका मतलब सर इंफॉर्मेशन सिस्टम आज की डेट में किसी भी एंटिटी का मोस्ट यूजेबल, या फिर हम कहते हैं किसी भी एंटिटी में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाली चीज़ हो चुका है। सर एक बात बताइए, अगर आपका पूरा सिस्टम भी किसी एक चीज़ पे टिक रहा है तो क्या उसको कंट्रोल करने की नीड है या नहीं है? मतलब सर आपका पूरा बिजनेस ही एक तरीके से अगर इससे इफेक्ट होता है तो क्या इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल करने की ज़रूरत है या नहीं है? कृपया करके बताइए। सर इसके कंट्रोलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ जाती है। सर कंट्रोल करने से क्या होगा? कंट्रोल करने से ये आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा, आपके लिए ये आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कहीं से भी हार्मफुल नहीं होगा, ये आपको बैकफायर नहीं करेगा। मतलब किसी भी जगह सर इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल करने की नीड होती है। एज लाइक आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, चलिए जो आप सभी लोग लिफ्ट में जाते हैं, देखिए लिफ्ट का जब डोर बंद हो रहा होता है, आप कुछ सेकंड्स बाद ऑटोमेटिकली डोर बंद हो रहा है, लेकिन अगर आपका पैर, हाथ या आपका कोई बॉडी पार्ट टच हो गया तो क्या लिफ्ट के डोर्स ऑटोमेटिकली रीओपन नहीं हो जाते हैं? हाँ सर, जो डोर्स क्लोज हो रहे थे वो ऑटोमेटिकली रीओपन हो जा रहे हैं। सर यहाँ पे भी एक छोटा सा कंट्रोल लग गया ना, यहाँ पे एक छोटा सा कंट्रोल लगा है कि अगर कोई बॉडी पार्ट, कोई भी चीज़, लगेज, कुछ भी अगर इस दरवाजे से टकराएगा, मेट्रो के दरवाजे से टकराएगा, तो कंट्रोल लगा दिया गया यहाँ पे एक दरवाजा, तुम्हारा तो काम है बंद ही होना, लेकिन ये कंट्रोल लगा कि अगर आप इस दरवाजे से कुछ टकराएगा तो दरवाजा बंद नहीं होगा। क्यों? जिससे कोई हार्मफुल एक्टिविटी ना हो, किसी के साथ मिसहैपनिंग ना हो जाए, कुछ भी ना हो जाए, इसलिए एक कंट्रोल लगा। उसी तरीके से अगर मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक से काम करे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो मेरे बिजनेस में, इसलिए हम क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन सिस्टम पे भी कंट्रोल लगाएंगे। इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल। क्लियर है सर?
अगेन समझिए सर, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं लगाते तो किसी का हाथ पैर जा सकता था, एक मिसहैपनिंग हो सकती थी। दरवाजे का तो काम ही बंद होना था, वो तो होगा ही, लेकिन एक कंट्रोल लगा दिए जिससे इसका काम इफेक्टिवली हो और हार्मफुल ना हो। सेम इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो मेरे बिजनेस में काम कर ही रहा है, बहुत अच्छे से काम करेगा ही, लेकिन एक कंट्रोल लगाने जरूरी है जिससे वो मेरे बिजनेस को कोई हार्म ना पहुंचा दे, कहीं भी हमें ये बैकफायर ना कर जाए। ठीक है सर। सर अब एक बात बताइए, अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंट्रोल्स भी लगा रहे हैं, सर ये कंट्रोल्स कैसे लगा सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं? किसी भी कंट्रोल मतलब किसी भी एक्टिविटी पे मान लीजिए कंट्रोल लगा, सर किस तरीके से लगा सकते हैं? सर देखिए, आपके बुक में कंट्रोल को, इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंट्रोल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला तो सर ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था। दूसरा लगाया सर इन्होंने ऑडिट के बेसिस पे कंट्रोल, ऑडिट बाइफरकेट किया है। और तीसरा सर इन्होंने लगाया नेचर ऑफ रिसोर्सेज, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज। आपको ये चीज़ें अभी हम बुक से और क्लियरली बताएंगे, बट कंट्रोल्स को इन्होंने बाइफरकेट किया है किसमें सर? 3 पार्ट में, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑडिट एंड थर्ड नेचर ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ तक की बात बताओ किसे क्लियर नहीं है? सर यहाँ तक की बात तो सर सभी को क्लियर हो गई है। ये क्लियर सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक, अब आइए, अगर कंट्रोल लगाना इतना ही जरूरी है तो आप जो चीज़ें कंट्रोल में पढ़ेंगे ना, वो कंट्रोल में आप बहुत इजीली अब आप समझ पाएंगे चीज़ों को। पहला क्या है, देखो आपको अगर ये पैरा ठीक से हमने पढ़ाया और आप पूरा टाइम लेके समझा तो आपको इसके आगे ये सब को जो देखो मैंने पूरा ग्रीन में लिखा हुआ है, इसको बहुत रेलेवेंट नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत रेलेवेंट रखती ही नहीं है पढ़ना। हमारे बुक में आपको एक बार फिर से जितने ब्लू टेक्स्ट हैं वो प्रीवियस एग्जाम से इस एग्जाम के लिए एडेड हुए हैं, मतलब सब मई 20 के लिए एडेड हुए थे, लेकिन अब समझ लीजिए सारे एडिशन नवंबर 20 के हैं, वो ब्लू कलर के हैं। ग्रीन कलर वाले वो वर्ड्स हैं जो नॉट रिलेवेंट हैं, आपको बस 1 टाइम रीडिंग करनी है, इससे ज़्यादा रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। सर ब्लैक कलर का जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट है और रेड कलर की जो है सर वो हेडिंग्स है। ओके सर, क्लियर? सही, तो कुछ समझाने वाली बात थी नहीं, हम तो आपकी क्लास 1 से कर रहे हैं, हमें तो सब पता है, बट जिन्होंने बीच में ये क्लास की हो उनके लिए आज हमने बता दिया है। तो देखो, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ आईटी का इतना वाइडली यूज हो रहा है कि इतना इंक्रीज्ड यूज होने के कारण ऑर्गेनाइजेशन हैड मेड इट imperative that appropriate information system are implemented in the organization, कि एक appropriate information system organization में implement करने की जरूरत है, आवश्यकता है। It should cover all key aspects of business process of an enterprise। वो information system जितने भी business के key aspects है ना, उन सभी को क्या करेगा? कवर कर रहा होगा, मतलब वो इंफॉर्मेशन सिस्टम सारे की प्रोसेसेस को कवर करने वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। वो इंफॉर्मेशन सिस्टम सारे की कंपोनेंट को कवर करने वाला क्या होगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई कि इसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हमें बताया। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्होंने इंफॉर्मेशन सिस्टम को बांटा कैसे है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा ये वाला जो चार्ट है, इसको अगर आपके पास ये मेरी बुक नहीं है, ओन बुक नहीं है, तो आप ये चार्ट एक बार ड्रॉ करिएगा, इससे आपके ग्रिप में ये पूरा टॉपिक रहने वाला है। अभी देखिए, इन्होंने बोला कहीं हम बांटेंगे, क्या करेंगे? इट शुड बी कवर ऑल की एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑफ एन इंटरप्राइज। अब उसने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। यहाँ तक, यहाँ पे ना ये जो पैरा है, ये पैरा कंट्रोल के बारे में नहीं, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहा था। यहाँ ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहा था, कंट्रोल्स की बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपके बुक में भी, आईसीआई मॉड्यूल में भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। सर कंट्रोल को इन्होंने 3 तरीके से बांटा। पहला बोला ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, हम कंट्रोल लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या था मेरा। उसके बाद कंट्रोल को ऑडिट फंक्शंस के अकॉर्डिंग बताया कि ऑडिट फंक्शंस जैसे मैनेजेरियल और एप्लीकेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल फंक्शन बताया। उसके बाद कुछ कंट्रोल नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज के बेसिस पे बताया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज का इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे कि धूल भरे कमरे में तो मेरा कहीं लैपटॉप नहीं रखा, मेरा पीसी कहीं धूल भरे कमरे में तो नहीं रखा, कहीं मेरा सर्वर रूम या फिर मेरे जो भी मॉनिटर्स या सर्वर डाटाबेस हैं वो किसी ऐसे कमरे में तो नहीं है जहाँ पानी भर जाता है, तो मेरा इन्वायरमेंट हो गया। फिजिकल एक्सेस, क्या सड़क पे चलता हुआ राहगीर भी मेरे लैपटॉप को आके फोड़ के जा सकता है? क्या सड़क पे जाने वाला वॉचमैन
मतलब यार वॉचमैन तो मतलब छोड़ो, सॉरी। सड़क पे चलने वाला कोई भी आम आदमी चोर उचक्का घुस के लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, सिस्टम, यूपीएस सर्वर चोरी करके भाग सकता है। फिजिकल एक्सेस, लॉजिकल एक्सेस के बारे में वही सर मेरे आई रेटिना इंप्रेशन के थ्रू चलता है, थंब प्रिंट के थ्रू चलता है, मेरा पाम स्कैन करता है, पता नहीं क्या क्या, इस तरीके का सर मैंने कोई लॉजिकल एक्सेस लगाया है। तो कंट्रोल करने का आप वाइडर टर्म समझ रहे हैं सर, कंट्रोल, ये कंट्रोल करने के इसने तरीके बताए। अब देखिए 1000 तरीके के एग्जाम्पल्स यहाँ बन सकते हैं, आपको बस थोड़ा सा अपना माइंड रखना है, थोड़ा सा माइंड। जैसे एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके एग्जाम्स का अगर हम एग्जाम्पल लें, अभी आप जाएंगे क्या करने, एग्जाम देने। कौन सा एग्जाम सर, आपके सीए का एग्जाम देने जाएंगे। सर सीए का एग्जाम जब देने जा रहे होंगे तो आपके ऊपर देखिए कुछ कंट्रोल्स लग रहे हैं, वहां पे भी आपके ऊपर कुछ कंट्रोल्स लग रहे हैं। पहला कंट्रोल क्या है सर, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है, सॉरी चलो स्मार्ट वॉच बाद में, सर आपके पास क्या स्मार्ट वॉच अगर आप पहने हैं तो क्या स्मार्ट वॉच पहन के या आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आप क्या एंट्री ले सकते हैं क्या सर, क्या एंट्री ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते, या आपको एंट्री ही नहीं मिलेगा। दैट्स कॉल्ड योर प्रिवेंटिव कंट्रोल। कौन सा, चीटिंग ना हो पाए इसलिए इन्होंने प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाया। दूसरी बात अगर हम करें सर, स्मार्ट वॉच की बात छोड़ो, अगर वहां पे सर एक टीचर भी हर समय घूम रहा होता है क्लासरूम में, पूरा सबको देख रहा होता है, एक एक के ऊपर उसकी निगाहें होती हैं उस टीचर की, सर क्यों उस टीचर की निगाहें होती है, कहीं कोई बच्चा कोई चीटिंग ना कर ले, तो एक डिटेक्टिव कंट्रोल भी वहां लगा हुआ है, एक डिटेक्टिव लगा हुआ है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और भाई अगर कहीं कुछ गलत मिल गया ना तो टीचर बच्चों की कभी कभी क्लास में सीटिंग पोजीशन चेंज करा देते हैं, एक बेंच से दूसरे बेंच पे भेज देते हैं, ये सब करते हैं। वो कैसे करते हैं, करेक्टिव, कि चीटिंग ना हो पाए। इसी तरीके से आप बहुत से आप एग्जांपल देख सकते हैं। फिजिकल एक्सेस, आप क्लासरूम में आपको एक्सेस कैसे मिलती है सर, क्लासरूम में अगर आपके पास हॉल टिकट नहीं है तो आपको उस क्लास में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। सर इन्वायरमेंटल में आप वहाँ पे किस इन्वायरमेंट में बैठे हैं सर, आपको जब याद करिए, आपको जब आप नवंबर आई थिंक देते हैं या मई देते हैं, चलिए मई देते हैं तो इतनी गर्मी होती है कि आप लाइट कपड़े पहन के जाना पसंद करते हैं। वैसे सर नवंबर में भी गर्मी होती है, लेकिन मई की गर्मी तो सर वो धूल भरी आंधियों वाली होती है, तो आप उस हिसाब से प्रिकॉशन लिए के जाते हैं। तो उसी तरीके के वेरियस एक्सेस कंट्रोल्स आप खुद के ऊपर, अपने ऊपर भी मेजर कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, चलो मान लो मई में एग्जाम देने गए तो आप एक्स्ट्रा पानी पी के जा रहे हैं कि डिहाइड्रेशन ना हो, क्यों, आपने खुद की बॉडी पे कंट्रोल लगाया जिससे आप वर्क सही कर पाए। इसी तरीके से कंट्रोल लगता है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरे बिजनेस में आज काम कर रहा है, तो पूरा बिजनेस सही से काम कर पाए इसलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम पे कंट्रोल लगा दिया जाता है। प्लीज कमेंट, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। और इससे भी ज्यादा आपको इलेबरेट करने की जरूरत है या इतनी इलेबरेशन से आपको समझ में आ जाता है। कमेंट हम लोग या फिर हम सिर्फ इसलिए कहते हैं, देखिए लाइक और कमेंट का मुझे पहले रीजन नहीं समझ में आता था, लाइक करने से इंप्रेशंस ज़्यादा जगह भेजे जाते हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट का तो मेरा पर्सनल बेनिफिट होता है कि हमें पता चल जाता है कि आपको किस हद तक समझाना है, बिकॉज फिजिकल एक्सेस है नहीं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ नहीं दिख रहा है, इसलिए प्लीज़ कोशिश करिएगा कमेंट करने की। जहाँ पे भी जो भी लोग कर रहे हो क्लास, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, अब प्रिवेंटिव कंट्रोल में देखिए कुछ ज़्यादा नहीं बोला, दीज कंट्रोल्स। प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या मतलब कि कुछ कोई गलती या कोई फॉल्ट, कोई एरर, कोई छूट हो ही न सके, कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। एटीएम के बाहर खड़ा वो सिक्योरिटी गार्ड जो एटीएम को चोरियों से बचाता है, वो प्रिवेंटिव कंट्रोल है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसके लिए पहले से प्रिवेंशन लिए हुए हैं हम। दिस कंट्रोल, अरे इस समय कोविड में पहले से सब लोग काढ़ा पी रहे हैं, वो दैट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव कंट्रोल। आपने प्रिवेंशन ले लिए कि आपको कोई डिजीज ना हो, आपने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काढ़ा पीना शुरू कर दिया, वो क्या है, प्रिवेंटिव कंट्रोल। दिस कंट्रोल प्रिवेंट एरर्स, ओमिशन और सिक्योरिटी। अब आप सोचिए एस्पेक्ट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, कि प्रिवेंटिव कंट्रोल वो कंट्रोल होगा जो एरर्स को, ओमिशन को या सिक्योरिटी को इंडिकेट करेगा, और सिक्योरिटी इंडिकेट्स फ्रॉम अकरिंग, प्रिवेंट जो रोकता है एरर ओमिशन होने से, कि ये हो ही ना, क्या एरर्स या फिर कोई ओमिशन हो ही ना, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। उस कंट्रोल को क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल कहते हैं। एग्जांपल प्रिवेंटिव कंट्रोल का है, सिंपल डाटा एंट्री एडिट दैट ब्लॉक अल्फाबेट कैरेक्टर्स फ्रॉम बीइंग एंटर्ड इनटू न्यूमेरिक फील्ड। एज लाइक मान लीजिए अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, अब फॉर्म में वहां पे बोला मोबाइल नंबर,
तो वहाँ पे पहली बात तो प्रिवेंटिव कंट्रोल में वो आपको 10 डिजिट का ही ऑप्शन दे, ये कंट्रोल है, कोई इंसान 9 डिजिट ना भर पाए, कोई इंसान 11 डिजिट ना भर पाए। अब प्रिवेंटिव कंट्रोल में भी आपको कोई डिजिट लिखने के लिए बोले तो आप अल्फा न्यूमेरिक, क्यों अल्फा न्यूमेरिक देंगे भाई, वहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक दीजिए ना, सिर्फ और सिर्फ वहाँ न्यूमेरिक दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक ही वहाँ पे जा पाए, अल्फाबेट वहाँ पे टाइप ही ना हो। तो अगर ये आपने प्रिवेंटिव कंट्रोल निकाल दिया तो सबका मोबाइल नंबर आपके पास सही पहुंचेगा। तो ये होता है प्रिवेंटिव कंट्रोल। फॉर्म्स में आपने देखा होगा कि फील्ड को अगर आप कहीं भी मोबाइल नंबर वगैरह जहाँ पे भी नंबर लिखना होता है आप वहाँ अल्फाबेट टाइप नहीं कर पाते हैं, क्यों? उन्होंने प्रिवेंटिव कंट्रोल लगा रखा है भाई, सब लोग अपना मोबाइल नंबर सही दें। क्लियर? यस सर क्लियर। तो इस तरीके की ये डाटा फील्ड में न्यूमेरिक फील्ड केवल आए, डाटा कंट्रोल के ऊपर लगा सकते हैं, सेंसिटिव डाटा के ऊपर, सिस्टम रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड पीपल, कोई भी अनऑथराइज्ड पीपल आके एक्सेस ना कर पाए। जैसा कि बहुत जगह बैंक्स, बहुत सही बात है, आप लोग ऑडिट करने जाते होंगे, जब भी बैंक ऑडिट में तो आपका ऑथराइज्ड सिस्टम होता होगा जहां पे आप थंब इंप्रेशन देके अपनी ऑडिट आईडी को ओपन करते हैं, तो वो क्या प्रिवेंटिव कंट्रोल लगा है वो थंब इंप्रेशन वाला? यस सर, प्रिवेंटिव के साथ साथ वो थंब इंप्रेशन लगा है, इसलिए लॉजिकल भी तो है। तो वो दोनों हो गया, वो दोनों कैटेगरी के एग्जांपल्स में आएगा, ठीक है सर। एंड कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक टेक्निकल कंट्रोल सच एज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप लगा सकते हैं। आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाएंगे, चूंकि आपको यहाँ पे सिस्टम के नजरिए से सोचना है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाएंगे, फायरवॉल्स लगाएंगे कि वायरस प्रोन अटैक्स ना हो पाए। इन अदर वर्ड्स, काम की बात यहाँ लिखी है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रिवेंटिव कंट्रोल आर दोज इनपुट्स विच आर डिजाइंड टू प्रिवेंट एन एरर। वो इनपुट्स हैं जो ऐसे डिजाइन ही किए गए हैं कि एरर ना हो, कोई ओमिशन ना हो, या कोई मैलिशियस एक्ट, मैलिशियस मतलब हार्मफुल, कोई दुर्भावनापूर्ण एक्ट ना हो जाए। तो सर वही इनपुट्स जो मैंने आपको बताया, मोबाइल नंबर अगर है तो वहां पे केवल न्यूमेरिक फिल्ड करने के लिए कहा है। चलिए यहाँ पे छोटे छोटे दो एग्जाम्पल्स को भी जरा हम लिख लेते हैं। आपके पास स्पेस तो इस बुक में हमने छोड़ा ही है, ये स्पेस। जैसे एक छोटा सा बात बताते हैं, देखिए अगर हम बोलें कि किसी को रिस्ट्रिक्ट करना है अनऑथराइज्ड इनटू प्रीमाइस से, अगर किसी ब्लैक अनऑथराइज्ड पर्सन की एंट्री आपको रोकनी है, रिस्ट्रिक्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप चाहते हैं कोई अनऑथराइज्ड पर्सन ऐसे ही ना घुसा है, तो आप क्या करेंगे? आपके मान लीजिए आप ऑफिस बनी चुके हैं, आप क्या कैबिन है, कैबिन में अनऑथराइज्ड एंट्री आपको रोकनी है भाई, आर्टिकल ना है, तो आप क्या कर सकते हैं? बिल्ड अ गेट। अरे अपने घर के बाहर क्या करते हो भाई साहब, कोई भी ना घुस जाए, तो बिल्ड क्या करते हो? एक गेट लगा देते हैं घर के बाहर, गेट लॉक भी करते हैं कभी कभी जब बाहर जा रहे होते हैं, ठीक है। एटीएम के बाहर से सिक्योरिटी गार्ड होता है, चलो वहाँ पे हम गेट तो लगाए, लेकिन केवल और केवल कोई उठा के एटीएम भी ना ले जा पाए, तो सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा? ये मैनुअली कंट्रोल आपने कर दिया। आपका कोई पर्पस था, ये आपका पर्पस था, आपका पर्पस ये था कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एंट्री ना ले पाए, तो आपने मैनुअली कंट्रोल उसको कैसे किया? मैनुअल कंट्रोल आपने कर दिया, वहां पे एक गेट लगा दिया कि गेट से कोई भी जानवर तक अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। जो भी आवारा पशु बाहर है वो बाहर ही रहे, सिक्योरिटी गार्ड भी आपने तैनात कर दी, ठीक सर। अब अगर आपको सेम कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल लगाना है, इसी चीज के लिए कोई कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल लगाना है, तो आप क्या करेंगे? अनऑथराइज्ड एंट्री को रोकने के लिए अगर आपको कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल लगाना है, तो अगर मैंने वही बताया बायोमेट्रिक, जब आपका थंब इंप्रेशन जाता है तो ही आपकी ऑडिट आईडी ओपन होती है। जितने लोगों ने बैंक का ऑडिट किया समझ गए। कई जगह स्मार्ट कार्ड के थ्रू एंट्री होती है, कई होटल्स के रूम वगैरह में स्मार्ट कार्ड के थ्रू एंट्री होती है, कुछ जगह सॉफ्टवेयर बेस्ड एंट्री, जो लोग लेक्चर्स करते हैं वो सॉफ्टवेयर में उनको एक इंक्रिप्शन की मिलती है, एक्सेस की बेस्ड एंट्री होती है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए कंप्यूटर बेस्ड क्या कंट्रोल होते हैं वो आप समझ चुके हैं। अब उसी तरीके से दूसरा पर्पस लीजिए कि अगर आपको अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन देखना है, अनऑथराइज्ड एंट्री, ये तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये वाला मेरा एग्जांपल थोड़ा सा गलत था सॉफ्टवेयर वाला, क्योंकि वो नेक्स्ट के लिए आएगा। अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में अगर आपको अनऑथराइज्ड एंट्री लेनी है तो फिर वही सर स्मार्ट कार्ड तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया था आपको एक इंक्रिप्शन की मिलती है, इंक्रिप्टेड की मिलती है, आप की के थ्रू किसी भी फैकल्टी के वीडियो लेक्चर को एक्सेस करते हैं। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या है? जो स्मार्ट की उन्होंने आपको दी है, या फिर जो यूजर आईडी पासवर्ड आप अपना लगाते हो, या अपने मोबाइल पे जो पैटर्न आप लगाते हैं सर, वो भी क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल आपने लगाया है। किससे? कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके एप्लीकेशंस को, आपके मोबाइल को यूज ना कर पाए।
लेकिन अगर यही चीज़ फिजिकली करनी होती तो क्या करते हैं भाई, जिस लोकेशन पे कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, एप्लीकेशन सिस्टम रखा हुआ है, उस जगह को, उस लोकेशन को हमें सिक्योर्ड बनाना पड़ता, फिजिकल मैनुअल कंट्रोल लगाने के लिए उस लोकेशन को हमको सिक्योर्ड बनाना पड़ता कि चलो भैया उस आपके उस मोबाइल तक ही कोई ना पहुंच पाए। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न आपने लगाया तो आपके मोबाइल तक जो पहुंच सकता है वो भी बिना आपका पैटर्न जाने, बिना आपका पिन जाने या बिना आपका फिंगरप्रिंट लिए मोबाइल को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है सर। अब बात करें सर डिटेक्टिव कंट्रोल्स की। सर डिटेक्टिव कंट्रोल ना बस वही एसीपी प्रद्युमन वाली बात, दया और एसीपी प्रद्युमन लेके जो डिटेक्टिव कर रहे हैं भाई, चलो प्रिवेंटिव चला है, हम नहीं चाहते थे कुछ गलतियां हो तो हमने एक फिल्टर लगाया प्रिवेंटिव की गलती ना हो, लेकिन तभी भी अगर क्या सिस्टम में कहीं कुछ गलत तो नहीं है ये खोजना भी है। मतलब वर्ड सुनिएगा प्लीज, प्रिवेंटिव कहीं कुछ गलत ना हो जाए, डिटेक्टिव खोजो कि क्या गलत हो गया है। ठीक है सर। तो दीज कंट्रोल आर डिजाइन टू डिटेक्ट एरर। अगर देखिए चीज वही बोलेगा, प्लीज यहां पे आइए आप, चीजें वही बोलेगा, एरर ओमिशन एंड एरर ओमिशन आया, यहाँ पे भी एरर ओमिशन एंड मैलिशियस एक्ट। क्यों मैलिशियस एक्ट? बिकॉज सर सॉफ्टवेयर के या इंफॉर्मेशन सिस्टम के सिनेरियो में बात कर रहे हैं, उसके रेफरेंस को लेके बात कर रहे हैं, इसलिए मैलिशियस एक्ट बोलेगा। ठीक है। तो दीज कंट्रोल आर डिजाइन टू डिटेक्ट एरर ओमिशन और मैलिशियस एक्ट दैट अकर एंड रिपोर्ट टू अकरेंस, जो अकर होते हैं और रिपोर्ट करते हैं अकरेंस को। इन अदर वर्ड्स या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो डिटेक्टिव कंट्रोल डिटेक्ट एरर और इंडिकेट्स दैट इल्यू प्रिवेंटिव कंट्रोल। डिटेक्टिव एरर भाई साहब देखो सुनो, डिटेक्टिव एरर जो है वो डिटेक्ट तो कर ही रहे हैं, डिटेक्टिव एरर डिटेक्ट कर रहे हैं एरर्स को, इंसिडेंट्स को, जो प्रिवेंटिव कंट्रोल को टाल के आ गए हैं, जो गलतियां, जो एरर्स या जो भी ओमिशन प्रिवेंटिव कंट्रोल होने के बाद बच गया उसी को तो डिटेक्ट करेगा। तो वही बात लिखी है। डियर आपको एक फैक्ट बात बताते हैं, ये चैप्टर यहाँ से बहुत ज़्यादा इजी है, आपके रियल प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात कर रहा होगा सर। प्रैक्टिकल लाइफ छोड़िए, कॉमन सेंस, जो इंसान को आईटी नहीं पता होगी वो भी इस चैप्टर को आगे पढ़ पाएगा। आप देखिए एग्जाम्पल, डिटेक्टिव कंट्रोल में आइडेंटिफाई अकाउंट नंबर ऑफ inactive accounts or accounts that have been flagged for monitoring of suspicious activity। सीधी बात, नो बकवास। जैसे कि सर मान लीजिए कोई अकाउंट 5 साल से इनएक्टिव है, ये भी 5 साल से इनएक्टिव है, अचानक से यहाँ पे मुंबई में कोई टेररिज्म अटैक हुआ और दिख रहा है यार कि इन 5 अकाउंट जो कि 15 साल से इनएक्टिव थे, अचानक से 5 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में क्रेडिट कैसे हो गए। तो ये डिटेक्टिव क्या करेगा, फ्लैग, यहाँ पे फ्लैग लगा देगा, बोलेगा देखो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। बताओ, ये छोटी सी जनरल सी बात इसने बताई है, छोटी सी जनरल सी बात बताई। यही है डिटेक्टिव कंट्रोल में पूरी यही बात कहेगा, पढ़ लो। डिटेक्टिव कंट्रोल कैन ऑल्सो इंक्लूड मॉनिटरिंग एंड एनालाइज टू अनकवर एक्टिविटी और इवेंट दैट एक्सीड ऑथराइज्ड लिमिट और वायलेट नोन पैटर्न्स। मान लो नोन पैटर्न के बेसिस को भी कुछ तोड़ दिया, किसी की अकाउंट में, बैंक को रेफरेंस लेते हैं, 5,000 रुपये आते थे, 500 करोड़ कहाँ आ गए। किसी का अकाउंट बैलेंस जब से ओपन हुआ, मान लो मैक्सिमम बैलेंस 5 लाख का था, अगर उसके अकाउंट में 7 करोड़ रुपए आ गए तो वो क्या करेगा भाई साहब, जो नुस्खा पैटर्न चलता था 5 ही लाख रुपए रहता था, कैसे 7 करोड़ रुपए आ गए, पैटर्न टूटा ना। तो सर ये डिटेक्ट करके आपको दिखाएगा कि इस अकाउंट में पैसे कहाँ से आए हैं। इवन ऐसा रियल लाइफ में होता है, ये मत सोचिएगा नहीं होता, होता है। उसके बाद पता है बैंक का ब्रांच मैनेजर कॉल करके बोलता है सर आपके अकाउंट में ये पैसे आए हैं, आपको पता है? हाँ पता है, तो डिक्लेरेशन बताइए। अगर आप नहीं बताते हैं डिक्लेरेशन, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे उसको जवाब दे सकते हैं, तो हम पैसे निकाल ले रहे हैं क्योंकि एक नंबर से आए हैं। लेकिन ये सच्चाई में ये काम करती है चीज़ें, क्योंकि ऐसा हमने अपने रियल लाइफ में भी देखा हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ क्लाइंट्स के साथ देखा हुआ है। वो जमीन वमीन बेचते हैं ना, तो उनके अच्छे खासे अमाउंट्स आते हैं, तो फिर होता है कि सर आपके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए आए हैं, ब्रांच मैनेजर का कॉल आता है उस समय। चलो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिटेक्टिव कंट्रोल, सबसे आसान चीजें, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉफुल एक्टिविटी। हमें पता होना चाहिए क्या एक्टिविटी लॉफुल है और क्या एक्टिविटी लॉफुल नहीं है। मतलब देखो भाई साहब, पहले तो यहाँ पे लॉफुल का मतलब आप इंडियन पैनल कोड वाली बातों को ही केवल मत समझिएगा, अदर चीजें भी लॉफुल होती हैं। एज लाइक मान लीजिए अगर किसी असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की सीसी को बढ़ाने की या बैंक ओडी बढ़ाने की लिमिट 1 लाख रुपए है, एग्जाम्पल के लिए हम बोल रहे हैं, और उसने किसी की ओडी अपने हेड से बढ़ा दी 18 लाख रुपए तक की,
तो यहाँ पे भाई बोलेगा ना कि तुम आप वो जो एबीएम है, जो मान लो एबीएम मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को अधिकार ही नहीं था किसी को ओवर ड्रॉइंग, बैंक की ओवर ड्रॉइंग जो होती है, ओवर ड्रॉइंग लिमिट 1 लाख से ज्यादा वो नहीं बढ़ा सकता था, इसने क्यों 18 लाख बढ़ा दी? तो ये वाला कंट्रोल भी लॉफुल एक्टिविटी नहीं है। तो डिटेक्टिव कंट्रोल करेगा कि इस इंसान को जितना ऑथराइज था उससे भी ऊपर का काम इसने कर दिया है। ठीक, यस सर। एंड एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म ऑफ टू रिफर द रिपोर्टेड अनलॉफुल एक्टिविटी टू द एप्रोप्रिएट पर्सन। भाई गलत हो गया तो बताओ, किसको बताओ? ये भी डिटेक्टिव कंट्रोल बताएगा कि हाँ हाँ इसको बताना है भाई, बड़े मैनेजर को बनाना है कि चीफ मैनेजर को बताना है। अगर हमें पता चल गया तो किसी को तो बताना पड़ेगा, तो वो भी डिटेक्टिव कंट्रोल के तहत आता है कि भाई बता कि किसको बताना है। ठीक है सर जी। उसके बाद बात करेंगे इंटरेक्शन विथ प्रिवेंटिव कंट्रोल टू प्रिवेंट सच एक्ट फ्रॉम अकरिंग एंड सरप्राइज चेक बाय सुपरवाइजर। इस तरीके की भी चीजें आ गई हैं। अगर ऐसा जैसे इंटरेक्ट करेगा वो प्रिवेंटिव कंट्रोल से कि दोबारा ये सब चीज़ें हो ही ना। बहुत सी चीज़ें होती है ना यार, मान लो कोई किसी गेट में एंट्री नहीं देनी थी, ठीक है, एग्जांपल के लिए समझिए, कहीं एंट्री बार्ड है लेकिन किसी ने अनऑथराइज्ड एंट्री किसी और मीन्स से ले ली, मान लो 2 साल पुराना भी जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है काम कर गया, तो यहाँ पे उस चीज़ को फिर से प्रिवेंटिव कंट्रोल में भी कंसिडर कर लिया जाए कि ऐसा चीज़ें ना हो। मान लीजिए कोई चीज़ आपके सिस्टम में एरर के कारण आ जा रही थी, अरे यार कितनी ज़्यादा आपको एग्जांपल्स चाहिए होते हैं, मेरा ही मन नहीं मानता आपको एग्जांपल दिए बिना। चलिए मान लीजिए कोई क्लब है, ठीक है, क्लब में एक कार्ड बनता है जिससे आपको एंट्री मिल सकती है। अरे क्लब छोड़ो यार, चलो क्लब में, चलो क्लब में एग्जाम्पल, नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल आपको टोलवे का बाद में देंगे। क्लब में एंट्री मिलती है आपको किसी भी कार्ड पे। आपने एक कार्ड लिया जिसकी एक्सपायरी थी 2016, ठीक सर, 2016 से 2017 तक ये कार्ड चल सकता था, लेकिन ये कार्ड की एक्सपायरी हो गया, अब नहीं जा सकती। लेकिन सर एक क्या हो गया कि ये सिस्टम अपडेट करते करते कार्ड जो है 2020 2021 में कार्ड का सेम नंबर दूसरे को इशू हो गया 2021 में, और अब ये इंसान 2016-17 के कार्ड को लेके भी क्लब में एंट्री पा जा रहा है। तो सर ये फॉल्ट था ना, डिटेक्शन कंट्रोल में आया कि यार इतना पुराना कार्ड फिर से काम कर जा रहा है। तो इस चीज को अब प्रिवेंटिव कंट्रोल में ही इनबिल्ट कर लिया जाएगा कि भाई पुराने कार्ड 2-3 साल बाद ऑटोमेटिकली काम न कर जाएं और स्ट्रॉन्ग करो सिस्टम को, उसकी बात यहाँ पे कहा है। और सरप्राइज चेक करते रहना चाहिए सुपरवाइजर को इन चीजों के लिए। और सर जो अगर डिटेक्ट किए थे हम ऐड कि पुराना कार्ड काम कर जा रहा है, मान लो डिटेक्शन रिस्क में डिटेक्टिव कंट्रोल में हम डिटेक्ट तो कर लिए, तो इस डिटेक्ट करने के बाद हम क्या करें, चलो ये गलती हमको दिख गई, ये गलती है, तो इस गलती को क्या करें सर, सुधार करोगे। और क्या करोगे आप इसको सुधारेंगे कि दोबारा ऐसी गलतियां ना हो। तो डेट्स कॉल्ड करेक्टिव कंट्रोल्स। व्हाट इज करेक्टिव कंट्रोल्स? इट इज डिजायरेबल टू करेक्ट एरर। जो क्या करता है, एरर्स को करेक्ट करता है, ओमिशन को करेक्ट करता है, या कोई इंसिडेंट हो गए उसको भी करेक्ट करता है जो डिटेक्शन कंट्रोल के अंदर डिटेक्ट किए गए हैं, क्योंकि करेक्ट उसी को करेगा ना जिसको खोज लिया गया कि ये गलत था। ठीक है सर। They have from simple correction of data entry error. They vary from simple correction of data to identify and removing unauthorized user. Unauthorized user आ गया, उसको भी करेक्ट करेगा। और सॉफ्टवेयर फ्रॉम सिस्टम, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हमारा काम नहीं कर रहा है या कोई और सॉफ्टवेयर प्रोन अटैक कर रहा है वो भी करेगा। नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है उसको भी सही करेगा। और टू रिकवरी फ्रॉम इंसिडेंट्स, और कुछ भी अगर इंसिडेंट हुआ उससे रिकवरी की कोशिश करेगा। एज लाइक मान लीजिए हाई वोल्टेज के कारण आपका हार्ड डिस्क उड़ गया, एचडीडी उड़ गया, तो उसको रिकवरी करने का भी काम अगर हो रहा है, अगर एमसीक्यू में आता है तो समझिए तो करेक्टिव कंट्रोल में जाएगा। अच्छा एक छोटी सी बात सुन लीजिए, आपने से बहुत से तो नहीं बोलेंगे यार, बहुत से तो आप लोग समझदार लोग हो, बहुत ओनली फ्यू स्टूडेंट्स का आया था सर केस स्टडी बेस एमसीक्यू आने वाले हैं, वो कैसे हम करें। आपको जो एग्जाम्पल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, आपको जो भी केस स्टडी आएगी वो भी तो एज एन एग्जाम्पल ही आएगी। तो मैं तो केस स्टडी बेस एमसीक्यू के आपको प्रिपरेशन करवाते हुए ही चल रहे हैं। केस स्टडी बेस एमसीक्यू हमें भी एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर केवल एक ही है, वो शायद आरटीपी में आई थी पिछली बार। बट अगर आप देखिए तो जिसने भी ये क्लासेस की उसको पता नहीं कितनी केस स्टडी बेस एमसीक्यू हम करवा चुके अभी तक, कितने केस स्टडीज हमने पढ़ा दी। बिकॉज हम तो केस स्टडी को बेस लेके ही पढ़ा रहे हैं। आपको याद करिए जब हमने आपको ईआरपी पढ़ाया था तो हमने आपको वी मार्ट की पूरी केस स्टडी बताई थी कि उसने कैसे कैसे किया। अभी आपको पिछली बार पतंजलि की बताई, कोल्ड ड्रिंक वालों कंपनियों की बताई कि शादियां नहीं होने वाली इसलिए वो 2 लीटर की बॉटल्स के प्रोडक्शन को रोकना चाहते हैं। तो हम तो आपको एक्चुअल में रियली केस स्टडी बेस ही पढ़ा ही रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है उन सब चीज़ों का। ओके, यस सर। डिस्ट्रक्शन या डिजास्टर से रिकवरी करता है।
Okay, sir. Generally, it is the most efficient to prevent error or detect them as close as possible to their resources or simplify correction. ठीक है सर, करेक्शन कर दो. These corrective process also should be subject to preventive and detective control. मतलब हार्ड डिस्क जिसको दिए वही चोरी करके ना बाहर जाए. तो करेक्टिव कंट्रोल्स भी लगा रहे हैं. इस करेक्टिव कंट्रोल तो हैं ही, लेकिन करेक्टिव प्रोसेस में हार्ड डिस्क ड्राइव से जब हम डाटा वापस निकाल लें तो हमें फिर से प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे. पता चला या तो हार्ड डिस्क लेके ही कोई आदमी भाग गया, पता नहीं किसको हमने हार्ड डिस्क दे दी थी, या तो फिर इसका जो डाटा आया ना कहीं उस डाटा के साथ छेड़छाड़ ना कर दे, हमारे जाके कंपटीटर को ना दे आए. ठीक. यस सर. बिकॉज दे represent another opportunity of error, omission or falsification. Yes sir जी. तो characteristic of corrective control क्या होगा? Minimize the impact of threat. हमारी शॉर्ट सर्किट से जो हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी उड़ी उसको मिनिमाइज किया इसने. आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. भाई हार्ड डिस्क क्यों उड़ी थी? वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण. प्रोवाइडिंग रेमेडी टू प्रॉब्लम. अगर अब क्या हो सकता है, अगर ये दिक्कत आ गई तो अब क्या हो सकता है. गेटिंग फीडबैक फ्रॉम प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल. भाई साहब एमसीवी क्यों नहीं गिरी, प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव कंट्रोल से आप बात करेंगे और उसको सही कराएंगे. करेक्शन एरर अराइजिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम, सॉरी करेक्शन नहीं करेक्टिंग, करेक्शन विंडो के बारे में इतनी बात हो जाती है. करेक्टिंग एरर अराइजिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम एंड मॉडिफाइंग द प्रोसेसिंग सिस्टम. भाई प्रोसेसिंग सिस्टम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. कोई जो प्रोसेस में बार बार एरर आई थी जिसको करेक्ट किए हैं तो अब दोबारा वो एरर ना आए, इसलिए इस प्रोसेसिंग सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं टू मिनिमाइज फ्यूचर अकरेंस ऑफ दैट इंसिडेंट. तो वो इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो, इस या अगर हो तो बहुत कम चांसेस रहे, बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो, और अगर हो भी गया तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत कम हो. इसके लिए हम प्रोसेसिंग जो सिस्टम था ना मेरा, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंटेक्स्ट में समझ रहे हैं, तो उस सिस्टम को ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं. क्लियर क्लियर सर. सर अगर हम देखें तो आई थिंक 30 मिनट हमें लगा होगा. बात सुनिएगा, आप लोग थोड़ा पेशेंस लूज करते हैं अपना. 30 मिनट लगा होगा सिर्फ हमें इतना पैरा पढ़ने के लिए. सर क्यों इस तरीके से पढ़ाया? क्योंकि आप क्या ना बेस रेडी है. अब आपका क्या है, बेस रेडी है. मतलब ये जो टॉपिक का जो बेस था, आपकी इस टॉपिक के लिए जो आपको बेस चाहिए होता था, अब वो बेस आपका रेडी हो चुका है. अब इस टॉपिक में बहुत सी जनरल बातें करेगी. आग लगे, पानी आए तो क्या होना चाहिए, आग लग गई तो क्या हो सकता है, कैसे बचाव करो, बाढ़ आ गई तो क्या हो सकता है, पानी से कैसे कंट्रोल करो, भाई किसी को एंट्री क्यों ना दो. तो इतनी जनरल बातें लिखी है ना, जिसको एक एक वर्ड को आपको समझने की नीड नहीं है. अगर आपने वन टाइम रीड आज कर लिया, रीड खुद से भी किया तो भी समझ में आ जाएगी. बिकॉज हमने आपको अभी तक बेस मतलब उस तरफ सोचने के लिए भेज दिया है कि अब आप जो वर्ड्स लिखे आप उसको अच्छे से समझ लें, उस तरफ आपकी सोच को हमने मोड़ दिया है. आइए आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं. अभी तक जो आपको टाइम लगा आपने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स. कंट्रोल्स लगाने के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपने देख लिया, जिसमें आप आराम से प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल्स को समझ लिए हैं. बट अब अगर आपको देखना है तो नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज, इट मींस आईएस रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्सेज के बेसिस पे कौन से कंट्रोल्स लग रहे हैं वहां समझना है. बहुत सी जगह दिक्कत आती है कि आप इस हेडिंग को सिर्फ पढ़ते हैं नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज और अंदर की चीज रट लेते हैं. नहीं, नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज किस कंटेक्स्ट में देखना है? इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स के कंटेक्स्ट में देखना है. और अब हम बहुत ज़्यादा फास्ट चलने वाले हैं बिकॉज कुछ है ही नहीं पढ़ाने को इसके आगे. क्या मजाक करते हो सर? देखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज. अब नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज को, इन रिसोर्सेज को हमको कैसे कंट्रोल करना है कि रिसोर्सेज सही सलामत रहे, रिसोर्स सही रहे. आप अपने मोबाइल को कंट्रोल में रखते हो, कैसे कंट्रोल करते हो सर? टेम्पर लगा दिए, टूटे ना उसकी ग्लास, उस टाइप से. देखो देखिए आप, these are the control relating to IT involvement such as पावर फ्लक्चुएशन से सर IT उड़ सकती है. मेरे लैपटॉप का कुछ दिन पहले जो एडाप्टर उड़ा था तो आपको क्लासेस मिलने में लेट हुई थी, उसके बाद करते हैं. एयर कंडीशनिंग में हो सकता है ये चीज़ें. उस तरीके से यूपीएस के बारे में आ सकता है. स्मोक डिटेक्शन लगा सकते हैं कि धुआं उठे तो काम हो, या फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा सकते हैं, या डीह्यूमिडिफायर. ह्यूमिडिटी के मॉइस्चर जहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ह्यूमिडिटी के कारण भी चीज़ें खराब हो जाती हैं. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को अगर आप यहाँ पे कंसिडर करें, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो ऐसा होता है.
ठीक ठीक है सर। तो यहाँ पे आया फायर इज अ मेजर थ्रेट टू फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, कि सर कहीं फायर ब्रोकआउट तो नहीं हो गया। अब एक बात देखिए, यहाँ फायर के बारे में सारी बात लिखी है, आग लगती है तो क्या होता है कैसे होता है, लेकिन एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर से मतलब शॉर्ट सर्किट से भी फायर ही लगती है। तो शॉर्ट सर्किट की बात तो यहाँ लिखी होगी। अभी आपका ये आज लेक्चर आई थिंक आपको 10 डेज बाद मिल रहा होगा, 10 to 11 डेज बाद। मीनवाइल मेरे ऑफिस में शॉर्ट सर्किट ही हुआ, जो हुआ लेट हुई वो भी फायर ही लगा, बट वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पे हम फायर ब्रेकआउट की बात करते हैं कि और किसी भी तरीके से फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन में फायर लग सकती है। अदर वेज को भी सोचिएगा, कैसे, जैसे ऑटोमेटिक और मैनुअल फायर अलार्म भी आप लगा सकते हैं। अब आपके यहाँ पे क्या लगाया आपने, ये जो ग्रीन में कंट्रोल्स लिख रहा है, ऑटोमेटिक या फायर अलार्म लगा दिया आपने, कोई इंसान देख के चिल्ला रहा, जा भागो भागो आग लगे, या स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, कंट्रोल पैनल लगा रखे हैं, मास्टर स्विच लगा रखे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कट जाए टाइप्स चीज़ें, ड्राई पाइप स्पार्कलिंग लगा रखे हैं कि भाई साहब वो पूरे रूफ में आपके पाइप्स गई हुई हैं, उसमें जब आप ऑन करेंगे पानी स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ पानी से आग को बुझा लिया जाएगा। लेकिन अब ये ड्राई पाइप आपने लगाया है, तो क्या आप पानी अपने वाटर स्प्रे, जिसको कहते हैं ना वाटर स्प्रे, क्या वाटर स्प्रे अपने कंप्यूटर रूम में कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा इन्वायरमेंटल कंट्रोल के अंदर, कि आप अगर आपके फैक्ट्री में मान लीजिए आग लगी, या किसी थर्ड पर्सन, जॉन को पकड़ते हैं, नहीं सर इसको किसको पकड़ा जाए, इमरान की फैक्ट्री में मान लीजिए सर आग लगी, तो इमरान का क्या हुआ, इमरान की फैक्ट्री में आग लगी, तो सर इमरान खान जो पाकिस्तानी है अपने, इनकी फैक्ट्री में आग लगने के बाद ये अपने कंप्यूटर रूम में ही पानी छोड़ दिया, वाटर स्प्रे करने लगे, तो इनका कुछ बचा चाहे नहीं बचा, सब कुछ खराब जरूर हो गया सारे कंप्यूटर। तो आपको इन्वायरमेंटल कंट्रोल के अंदर ये सब चीजें भी देखनी पड़ती हैं। ठीक है सर। अब मैनुअल फायर एक्सटेंशर्स भी लगा सकते हैं कि भाई कोई गया फायर एक्सटेंशर निकाला और उसको स्प्रे कर रहा है। सीलिंग सराउंडिंग कंप्यूटर रूम, आप फ्लोर और सीलिंग जो भी करा रहे हैं, वॉल्स या फ्लोर या सीलिंग जो भी कराते हैं वो फायर प्रूफ करा सकते हैं। अगर आपको वाटर से थ्रेट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर प्रूफ आ जाएगा। ये देखिए बहुत ईजी टॉपिक आ रहा है, पूरा ग्रीन है, ये आपको सिर्फ सिंपल रीडिंग, वन टाइम रीडिंग में आप पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत जगह क्या होता है, फायर एग्जिट्स शुड बी क्लियरली मार्क्ड। 4 फ्लोर से 4 फ्लोर से ऊपर की जो भी बिल्डिंग्स होती है उसमें 2 स्टेयरकेस चाहिए होते हैं, बहुत सी सिटीज में ये रूल है, और उसमें एक फायर एग्जिट क्लियरली मार्क्ड होता है। आपने कई जगह देखा होगा, नो स्मोकिंग जोन एंड ऑल दैट, बहुत कुछ फायर मॉक ड्रिल्स कराए जाते हैं कि मान लो अगर आग लगी तो कौन कैसे भागेगा, कौन सा बंदा पावर कट करेगा, कौन सा बंदा इलेक्ट्रिसिटी कट करेगा, कौन सा इंसान क्या करेगा। शायद किसी एक टॉपिक में मैंने आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं, तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा थ्रेट क्या सर, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर। दिस इंक्लूड रिस्क ऑफ डैमेज दैट मे बी कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। सर वही बड़ा शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली बात आ गई यहाँ पे। दिस इंक्लूड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या पता कि सर इलेक्ट्रिसिटी हो आए ना, आपका प्रोडक्शन रुक जाए, आपका काम, कोई भी आप व्यापार करते हैं, हम कह रहे हैं सर यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल के बारे में। आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम था कि भाई साहब ऑटोमोबाइल, किसी वैगनार को पकड़ते हैं, वैगनार का डोर कट कर रहा है वो आपकी मशीन, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आ रही है, या फिर बहुत टेम्परेरी हाई वोल्टेज आ गया, मशीनरी उड़ गए, सेमीकंडक्टर्स फॉल्ट कर गए, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वोल्टेज में, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खराब होते हैं, कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स की आईसीज उड़ जाती हैं, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर से। तो यूपीएस वगैरह के भाई रेगुलर वे में चले, अचानक से लाइट जाने के बाद भी यूपीएस आपको संभाल लेता है, इमरजेंसी पावर स्विच ऑफ, इवन आपने देखा होगा इन्वर्टर वगैरह में फ्यूज़ होते हैं, या बहुत सी जगह फ्यूज़ लगे होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पूरा डिस्क्राइब करेगा। ये जो ना भी ग्रीन मार्क है आप पढ़िएगा, सबसे ग्रीन मार्क मैंने क्या बोला, मोस्ट ऐसी चीज़ें जो सबको पता हो, तो मोस्ट लॉजिकल टर्म्स को हमने ग्रीन में लिखा हुआ है। अब बताइए, वाटर डैमेज का भी डर है, सर्वर रूम में पानी ना घुसा है, मैंने बोला ना। अब यहाँ पे जब इन्वायरमेंटल आप सोच रहे हैं, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के बारे में सोच रहे हैं कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल कैसे करेंगे, तो सोचिए कि आपका कंप्यूटर जो है वहाँ क्या क्या हो सकता है, हो सके उस जगह आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट आ जाए, या उस जगह आपके सर्वर रूम में पानी भरता हो, तो वाटर डैमेज भी हो सकता है। तो वाटर डैमेज के लिए कंप्यूटर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो वही बात करेगा। वाटर पाइप कोई वहाँ से जा रही थी, वो ब्रस्ट कर गई, वाटर पाइप फट गई है, कोई वाटर डैमेज हो गया, रिजल्ट टू अदर रेस्क्यू, साइक्लोन आ गया था, टॉर्नेडो आ गया था, बाढ़ आ गई थी, कुछ भी होने के कारण आपके कंप्यूटर पे वाटर डैमेज आ सकता है। क्या करेंगे सर, वाटर प्रूफ सीलिंग। तो ये सब बहुत ही नॉर्मल सी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। वाटर लीकेज अलार्म लगा लो, फायर वाले में क्या लिखेगा सर, स्मोक डिटेक्शन अलार्म लगा लो,
पॉल्यूशन डैमेज एंड अदर। सर पॉल्यूशन डैमेज से क्या मतलब है? सोचे कि अच्छा आज के कुछ टाइम पहले तो इतने रफली लैपटॉप्स यूज नहीं होते थे जितने रफली लैपटॉप्स आज की डेट में यूज हो रहे हैं। क्या कहा था कि डस्ट से पहली बात तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए कहा था एयर कंडीशन रूम में आपको कंप्यूटर लगाना चाहिए। पहले की बात बता रहे हैं आपको, एयर कंडीशन रूम में। आज तो नॉर्मली कहीं पे भी यूज हो रहा है बिकॉज इतनी रफनेस आ गई है, इतने सिस्टम्स में ड्यूरेबिलिटी आ गई है। बट आज भी सर्वर रूम्स किसी आपने बैंक्स वगैरह के जो देखे होंगे वो देखिए वहाँ पे, या इंश्योरेंस कंपनी के सर्वर रूम्स में एसी परमानेंट चलता रहता है। क्यों? बिकॉज पहली बात तो उसको हीट और डस्ट दोनों के लिए, कि सर्वर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो द मेजर पॉल्यूशन इन अ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन इज डस्ट। पहली बात तो जिस कमरे में है वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा अगर आएगी तो आपका सिस्टम खराब हो जाता है। इवन जो आप लैपटॉप अगर बेड पे रख के काम कर रहे होते हैं तो लैपटॉप में नीचे जो फैन होता है वो गद्दे की डस्ट ऊपर खींच लेता है। तो कहा जाता है कि लैपटॉप और गद्दे के बीच में भी कोई आप चीज़ रख लीजिए, मैगजीन रख लीजिए, न्यूज़पेपर रख लीजिए। ठीक है सर। डस्ट क्या करेगा? बिटवीन द सर्फेस ऑफ मैग्नेटिक टेप में जो मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं, मैग्नेटिक प्लेट्स, दो प्लेट्स मैग्नेट के थ्रू घूम रही होती है ना। आप एक काम करिएगा, एक सेकेंड, आप लोगों के पास हार्ड डिस्क होंगी जिसको पासपोर्ट भी बोलते हैं, आप उसको ना अपने लैपटॉप में लगाइए। तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं, वो ऐसे से जैसे दो गोल गोल ऐसी मैग्नेटिक प्लेट होगी, एक ये होगी, एक इसी के ऊपर दूसरी भी होगी, इसी के ऊपर तीसरी भी होगी, इस तरीके से होते हैं और ये सब गोल गोल घूमने लगती हैं। तो आप थोड़ा सा टिल्ट करिएगा अपने हाथ में रखे रखे उस डिस्क, उस हार्ड ड्राइव को, तो आपको लगेगा कि अरे मैग्नेट तो सच में घूम रहा है अंदर। तो आपको पता चलेगा, फील आएगा अपने हाथ में। लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगाए और उसको टिल्ट कर रहे हैं अपने हाथ में पकड़े पकड़े, तो उसी मैग्नेटिक डिस्क या टेप जितने भी सिस्टम के अंदर भी तो पाए जाते हैं, अगर उसमें डस्ट आ गई तो दिक्कत आती है। तो वही बोला, इस टाइप के पॉल्यूशन के कारण भी कुछ डैमेजेस हो सकते हैं और उन डैमेजेस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करेंगे, डिह्यूमिडिफायर, एसी रूम एंड ऑल दैट चीजें, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है सर। अब बात करा दूसरा। सर दूसरा मतलब देखिए यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आपसे बात किया की थी नेचर ऑफ रिसोर्सेज में इन्वायरमेंटल, आपसे बात कर रहा था फिजिकल एक्सेस। तो अब फिजिकल एक्सेस और लॉजिकल एक्सेस भी बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं फिजिकल एक्सेस में और लॉजिकल एक्सेस, चलिए बढ़ाई देते हैं डायरेक्ट आपको। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वेल नोन अब है आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं सब कुछ पढ़ने के बाद। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या है सर? फिजिकली कहीं किसी को पहुंचने नहीं देंगे, जैसे इंक्लूड एब्यूज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग रिसोर्सेज, ब्लैकमेलिंग। आप सावधान इंडिया के आपने शो कोई ना कोई देखे ही होंगे। ब्लैकमेलिंग, भाई किसी के अनऑथराइज्ड डाटा को आप पा जाते हैं तो ब्लैकमेल कर रहा होता है कोई, इसको डाटा प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को एब्यूज कर देते हैं। एम्बेजलमेंट, इन एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी, विथ होल्डिंग असेट ऑफ कन्वर्जन। तो सर इम्बेजलमेंट जो है सर, चोरी जो है वो डाटा की भी हो सकती है और डिवाइस की भी हो सकती है। यहाँ पे लैपटॉप भी लेके भाग सकते हैं और लैपटॉप में से डाटा भी चोरी कर सकते हैं, दोनों के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे। बाय वन और मोर पर्सन टू हुम द एसेट वर इंटरेस्टेड आइदर बी हेल्ड और टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। हो सके जिसको आपने ट्रस्ट के बेसिस पे दिया था वही कर दे, या फिर जो उस पर काम करता है वो कर दिया हो। डैमेज कर सकता है आपका, मतलब कुछ भी आपको हार्म पहुंचा सकता है। तो ये क्या हुआ, फिजिकली एक्सेस पे, कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन घुस के डाटा ना कॉपी करके ले जा पाए, आपका लैपटॉप चोरी करके ना ले जा पाए। इस टाइप के फिजिकल एक्सपोजर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई साहब इसको रोकने की जरूरत है, कि इस सड़क पे चलता राहगीर आके कुछ कर ना दे, तो इसको रोकने की जरूरत है। इसको उन्होंने नाम दिया फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, कि उस इंसान को फिजिकली उस जगह पहुंचने ही मत दो। प्लीज एक बार वर्ड बोलिए मेरे साथ, पहुंचने ही मत दो, ना पहुंच पाए उस जगह जहां वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो इसके लिए क्या कि भैया डोर लगाइए, साइफर लॉक्स लगाइए। साइफर लॉक्स को बताएगा कॉम्बिनेशन ऑफ डोर लॉक्स होते हैं या बोल्टिंग लॉक्स हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स भी होते हैं। ये लॉक्स के टाइप बता रहा है और ये सब आपने यूज किए। जो बोल्टिंग लॉक नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं 4 डिजिट नंबर वाले, ब्रीफ केस में हमेशा आता नहीं था 0000 करो तो ही खुलेगा, तो ये साइफर लॉक हो गया, बोल्टिंग लॉक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक हो गया। अब ये आपको कुछ इसमें पढ़ाने वाली बात नहीं, ये सब आप लोग नोन है। बट क्या होता है, फियर आपको दिखेगा ये चीज, यार इस टॉपिक के अंदर इतनी चीजें हैं, इसीलिए मैंने कलर करके सेपरेट किया। काम की बात सिर्फ इतनी थी, बाकी चीज आपको पहले से पता है। आप अगर इस चीज को देखिए, किस जगह कितना टाइम देना है, EIS में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इतने पढ़ने में 30 मिनट लगे, उसके बाद आप देखते जाइए आप कितना पढ़ लिए हैं। तो टाइम मेरे अकॉर्डिंग जहां मैंने जितना दिया है उस अकॉर्डिंग प्लीज रिवीजन में भी दीजिएगा। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, पिन नंबर आप लोग अपने ICI के एग्जाम फॉर्म में भी पिन नंबर अपने 4 डिजिट कर दिए हैं। प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन, बैग
बैजेस होते हैं, आइडेंटिफिकेशन बैजेस। भाई बैज लगा के चल रहे होते हैं आप लोग अपने स्कूल में, आपने येलो ग्रीन और पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो आपने बैजेस यूज़ किए होंगे। टी शर्ट यूज़ की, साथ में बैजेस भी कई जगह यूज़ होते हैं। प्लास्टिक के कार्ड दिए जाते हैं, ऑथराइज्ड आईडी कार्ड, लॉगिंग की फैसिलिटी दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग आउट लॉगिंग की फैसिलिटी दी जाती है। सब क्या है, सबको एग्जाम्पल्स अगर हम देने गए तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, एग्जाम्पल्स नहीं खत्म होंगे, क्योंकि ये सब डेली कहीं ना कहीं यूज़ की हुई चीज़ें हैं। अरे पब्स के अंदर तो भाई हाथ पे या एयरपोर्ट पे हाथ पे आपके ऊपर मार्क नहीं लगा देते। अभी कोविड-19 में क्या एक स्टैंप नहीं लगा रहे थे ये लोग, हाथ पे स्टैंप, क्वारंटीन का स्टैंप नहीं लगा रहे थे, 14 डेज क्वारंटीन का। अभी अपना एक डीएसपी जो गया था महाराष्ट्र बिहार का, उसके हाथ पे क्वारंटीन, होम क्वारंटीन का मुहर नहीं लगा दी, तो वो भी क्या था, वो भी एक तरीके से फिजिकल एक्सेस कंट्रोल ही तो किए। भाई तुम कहीं मत जाओ, अब आप कहीं नहीं जाओ, स्टैंपिंग लगा दी मैंने, ठीक है, चलो एक मजाक था ये। तो उसी तरीके से अदर मीन्स भी क्या, वीडियो कैमरा लगा देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठा दो, बॉन्डेड पर्सनल लगा दो, 3-4 कुत्ते भी लगा सकते हो, अलार्म क्लॉक, अच्छा चलो डेड मैन डोर्स लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कि भाई कोई एंट्री ना हो जाए। आप अपने घर के अंदर, आप अपने घर के अंदर किसी को नहीं घुसने देने के लिए क्या क्या सोच सकते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ इंप्लीमेंट कर दीजिए। बिकॉज आप अपने घर के अंदर अपने लग्जरियस या बहुत ज़्यादा कॉस्टली आइटम के बारे में सोच रहे हैं, सेम उसी तरीके से फिजिकल कंप्यूटर तक कोई ना पहुंच पाए, ये सोचती है कंपनियां। ठीक है सर। अब लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, सर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में भी सारी वही बातें लिखी हैं। अगर आप एक एक लाइन, एक एक चीज़ें आपको किसी न किसी, अधिकतर चीज़ें तो मैंने सीवीएस चैप्टर में आपको पढ़ा रखी होंगी, कुछ ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस में हमने समझाई है। चलिए लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसे क्लियर कर लें हम, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को अगर हम देखें, टेक्निकल एक्सपोजर में ये बॉम्ब, डाटा रैंडिंग, राउंडिंग डाउन मतलब शायद आपको समझाया हुआ है मैंने किसी भी चैप्टर में। वॉर्म्स राउंडिंग डाउन हो गया, जैसे मान लो अगर 2 रुपये 36 पैसा आ रहा है तो 2 रुपये 30 पैसे इसको डाउन करके दिखा देता है, इस टाइप की कुछ चीज़ें आती हैं। सलामी टेक्निक्स हो गया वो तो, सॉरी राउंडिंग डाउन छोड़ो, सलामी टेक्निक्स में भी आता है कि भाई फिक्स अमाउंट अपने आप सलामी का कट जाता है। ऐसा करते हैं, आज की क्लास को ही कंक्लूड करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल से पढ़ेंगे। बिकॉज अगर अभी स्टार्ट किया तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को हाफ में छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पूरा एक साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।